हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द परफेक्ट कॉमर्स क्लास। अगर आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल द पीसीसी कॉमर्स। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, अर्थात समन्वय प्रबंधन का सार है। आज इस वीडियो की जितनी तारीफ की जाए कम होगी, क्योंकि आज के वीडियो हमें कहीं ना कहीं एग्जाम के हिसाब से अगर देखा जाए, पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम एग्जाम को देखें तो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला आपके लिए। आप अंत तक जरूर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपके लिए इसमें बहुत सारी उपयोगी चीजें बताई जाएंगी। और आप अगर देखेंगे ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं 1 या 2 साल के अंतराल पर आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। और जब भी ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आप देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये चैप्टर बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है। ये टॉपिक खासकर जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, अर्थात समन्वय जो है प्रबंध का सार है। आज हम बात करने वाले ये कि आखिर प्रबंध समन्वय जो है यानी कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एसेंस है, सारांश है कैसे, और इसका अर्थ क्या होता है। देखिए, एसेंस यानी सारांश का अर्थ होता है कि अगर हम पूरी किसी भी क्रिया को अगर हम नहीं समझ पाते, जैसे निष्कर्ष कैसे होता है, जैसे निष्कर्ष में कहते हैं कंक्लूजन, अगर हम पूरी कहानी को ना पढ़ पाए तो हम निष्कर्ष पढ़ते हैं। इससे ये पता चल जाता है कि इसमें इस कहानी में किस चीज का वर्णन किया गया है या किसको डिस्क्राइब किया गया है। उसी प्रकार कहा जाता है कि अगर हम पूरी मैनेजमेंट को ना पढ़ सके तो हम उसके कोऑर्डिनेशन को जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन एक ऐसा टॉपिक है जो मैनेजमेंट के हर एक्टिविटीज में शामिल होता है। और कोऑर्डिनेशन पढ़ लेने से कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का आधा से ज्यादा आपका ज्ञान पहले से क्लियर हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी समन्वय जो हमारा प्रबंध का सार है। आइए बात करते हैं कि आखिर ये कैसे कहा गया है। इसके लिए सबसे जरूरी होगा, हम आपको एक ट्रिक बताने जा रहे हैं जिसके माध्यम से आपको इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही इजीली और बहुत ही आसानी से आप इसको जितनी आसान शब्दों में आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। आपको इसमें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए सबसे जरूरी है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम कोऑर्डिनेशंस को मैनेजमेंट के, जैसे हमने अभी पहले बताया कि कोऑर्डिनेशंस मैनेजमेंट के हर फंक्शन में, हर एक्टिविटी में शामिल होता है। इसलिए हमें चाहिए कि कोऑर्डिनेशंस को मैनेजमेंट का हर फंक्शन से जोड़ के देखें। आप देखेंगे कि मैनेजमेंट का प्रत्येक फंक्शन में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन इंक्लूड है। तो आज हम बात करते हैं कि क्या मैनेजमेंट के प्रत्येक 5 फंक्शन में हमारा कोऑर्डिनेशन है, और अगर हाँ तो हम फिर कहेंगे कि हाँ हम इस बात से सहमत हैं, यानी कि आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट दैट कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं मैनेजमेंट का फंक्शन में, पहला फंक्शन जिसका नाम है प्लानिंग। जी हाँ, क्योंकि हम प्लानिंग के फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की हम बात पहले कर चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियोज में आपने देखा होगा, हमने 5 फंक्शन की डिटेल हमने चर्चा की थी, और उसके बारे में आज एक बार फिर से हमें मौका मिल रहा है, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए, तो आज हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग, अर्थात समन्वय और नियोजन। प्लानिंग के बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्लानिंग के बारे में कहा जाता है कि इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड, अर्थात किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में सोचना। तो यहां पे ये देखा जाएगा कि प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन कैसे शामिल है, यानी नियोजन में समन्वय कैसे शामिल है। तो देखिए, प्लानिंग करते समय कोई भी मैनेजर जब प्लान करता है तो बहुत सारी बातों को पहले से डिटरमाइन करता है, पहले से निर्धारित करता है, पहले से तय करता है। जैसे वो अपना ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करेगा, पॉलिसी डिटरमाइन करेंगे, उसके साथ साथ एक्टिविटी डिटरमाइन करेगा। तो प्रत्येक मैनेजर के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात चलती है कि हम जो लक्ष्य बना रहे हैं, या जो लक्ष्य को या जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया है उसको पूरा करने के लिए जो हम अलग अलग एक्टिविटीज पूरा करेंगे, उन एक्टिविटीज को पहले बांटते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कोई भी एक्टिविटीज हमारी एक दूसरे से टकरानी नहीं चाहिए, एक दूसरे में मतभेद ना हो, कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि हम एक्टिविटीज को इस प्रकार से पहले ही डिटरमाइन इस प्रकार किया जाता है ताकि एक एक्टिविटी जहां से खत्म हो वहां से दूसरी एक्टिविटी हमारी शुरू हो सके। इस प्रकार एक दूसरे का सहयोग करें, ना कि वहां पर कोई संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो। ये बात हम लोग पहले से प्लानिंग में ही तय कर लेते हैं कि हमें जितनी भी क्रियाएं होंगी वो एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक तरीके से होंगी, ताकि आगे चलकर उनमें कोई मतभेद न हो। ऐसा करना ये दर्शाता है कि प्लानिंग करते समय भी एक मैनेजर कहीं ना कहीं तालमेल बनाने का प्रयास करता है, कोऑर्डिनेशन लागू करने का प्रयास करता है, समन्वय लागू करता है। अब हम बात करते हैं दूसरी एक्टिविटी जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि क्या हमारी ऑर्गेनाइजिंग में भी हमारा कोऑर्डिनेशन लागू होता है। ऑर्गेनाइजिंग अर्थात समन्वय और संगठन की बात कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का आपने परिभाषा देखा होगा, उसमें बताया गया है कि ऑर्गेनाइजिंग एक हार्मोनी एस्टेब्लिश करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे संगठन में, हमारे मैनेजमेंट में हार्मोनी एस्टेब्लिश, जो हमारी एक्टिविटी जो अलग अलग हमने प्लानिंग में बनाया था, हमारी अलग अलग एक्टिविटी, और ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कि हमारे होल एक्टिविटीज को स्मॉल पार्ट में बांट देता है, यानी आप कहें कि डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य को विभाजित करता है, छोटे छोटे भाग में बांट दिया जाता है। इसके बाद हम अलग अलग पोस्ट बनाते हैं,
उस पोस्ट के मुताबिक अलग अलग अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी अर्थात उद्देश्य, उत्तरदायित्व, उत्तरदेयता का निर्धारण करते हैं कि हमारा अलग अलग पोस्ट का अलग अलग एक्टिविटीज क्या होंगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ड्यूटी क्या होगी। ऐसा करते समय भी कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हम जो अलग अलग पोस्ट बना रहे हैं, हमारा पोस्ट यानी जूनियर और सीनियर का जो रिलेशन बना रहे हैं उनके बीच में, जो उनको अथॉरिटी दी जा रही है, जो उनकी ड्यूटी बनाई जा रही है, उनमें कहीं ना कहीं इस बात का खास ख्याल रखा जाता है, उनमें इस प्रकार का तालमेल होना चाहिए ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। हमारे जूनियर को पहले से पता हो कि हमारा सीनियर कौन है, उसके द्वारा क्या ऑर्डर मिलता है, हमें सीनियर को पता होना चाहिए उसका जूनियर कौन है, उसे क्या ऑर्डर देना है। इस प्रकार की पहले से इस प्रकार व्यवस्था सिस्टम बना दी जाती है ताकि कहीं किसी के बीच में कोई कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न न हो और वहां एक दूसरे को कोऑपरेट कर सके, उनमें कभी तनाव या टेंशन वाली स्थिति उत्पन्न न हो। ऐसा करते समय भी हमारा ये प्रयास होता है कि संगठन में जो हम अलग अलग कार्य को बांटते हैं, पोस्ट हम डिटरमाइन करते हैं, उस समय भी हमारा प्रयास होता है कि हमारे बीच में कभी हमारे संगठन में एक तालमेल बना रहे और हमारा समन्वय पूरी तरह लागू रहे। हम तीसरी बात करते हैं कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग अर्थात नियुक्तिकरण और समन्वय और नियुक्तिकरण। स्टाफिंग के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो अलग अलग पोस्ट बनाए गए होते हैं, उस अलग अलग पोस्ट पर अच्छे स्टाफ को ला करके खड़ा करना और उन्हें लंबे समय तक बनाए रखना, यानी उस जो खाली जगह रह गया है, जो पोस्ट अपने ऑर्गेनाइजेशन में बनाया था, उस खाली जगह पर उस पोस्ट पर अच्छे लोगों को लाकर खड़ा करना, उन्हें लंबे समय तक बनाए रखना, ये कार्य होता है स्टाफिंग। इसलिए कहा जाता है कि इट रेफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल द पोस्ट विद द सुटेबल पर्सन इज कॉल्ड स्टाफिंग अर्थात खाली स्थान को अच्छे लोगों से भरना। और देखिए स्टाफिंग करते समय भी कहीं ना कहीं हमारे मैनेजर के दिमाग में कोऑर्डिनेशन का ख्याल रहता है, क्योंकि स्टाफिंग करते समय इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि हम जो भी स्टाफिंग की जो एक्टिविटीज कर रहे हैं वहां ये ध्यान रखा जाता है कि हमारे बीच में जो कोऑर्डिनेशन लागू करें, हमारे स्टाफ के बीच में कभी मतभेद ना हो। हम उन जगहों पर उन्हीं स्टाफ को खड़ा करते हैं जो स्टाफ उस पोस्ट के लायक होते हैं ताकि वो उस कार्य को अपने तरीके से करते रहें और अच्छे तरीके से कर सके, ताकि उनमें कभी मतभेद की स्थिति न हो। और हम अच्छे पोस्ट पर अच्छे लोगों को खड़ा करते हैं ताकि जो जिस पोस्ट के लायक हो वो पोस्ट को लायक उस पोस्ट को संभाले और उस कार्य को अच्छे तरीके से करता रहे। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग की अर्थात समन्वय और निर्देशन। डायरेक्टिंग के बारे में आप जानते हैं कि इट रेफर्स टू कंस्ट्रक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, इंस्पायरिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। अर्थात संगठन के बारे में बात करेंगे तो संगठन में कोऑर्डिनेशन में भी एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन पाया जाता है, क्योंकि डायरेक्टिंग देते समय भी अब जब अपने स्टाफ को हम डायरेक्शन देते हैं, काम के बारे में बताते हैं, तो कहीं ना कहीं मैनेजर के दिमाग में ये बात चल रहा होता है कि वो इस बात को हमेशा ख्याल रखे कि हम जो डायरेक्शन दे रहे हैं उसका हमारे स्टाफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका क्या असर हमारे संस्था में पड़ने वाला है, और जो जिस कार्य के लायक है उस कार्य से संबंधित ही डायरेक्शन उसको दी जाती है ताकि वो अपने कार्य को अच्छे तरीके से कर सके। हमें डायरेक्शन देते समय इस बात का खास ख्याल रखना होता है कि जो जिस पोस्ट के लायक है हम उस पोस्ट के, उस कार्य के, उस फंक्शन के मुताबिक हम डायरेक्शन दें और उस डायरेक्शन देने के बाद ये देखें कि उस कार्य के उस मुताबिक हमारा कार्य हो। ये ऐसा करते समय भी, डायरेक्टिंग देते समय भी हम इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम जिस स्टाफ को डायरेक्शन दे रहे हैं उसका असर हम देखते हैं। हम चाहते हैं कि हम प्रत्येक स्टाफ को उसके कार्य के मुताबिक ही डायरेक्शन मिले ताकि वो अपने कार्य को इस तरह से करे कि हमारी संस्था में तालमेल बना रहे, हमारा कार्य भी हो और हमारा तालमेल भी बना रहे। और हम बात करें आखिर में कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग अर्थात समन्वय और नियंत्रण की, तो आप देखेंगे कि कंट्रोलिंग के बारे में भी कहा जाता है ना कि जब हम अपने कार्य को जो सुपरविजन करते हैं, जब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो कार्य हो रहे थे, जो हमने अपने स्टाफ को डायरेक्शन दिया था उस मुताबिक कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जांच करना ही हमारे कंट्रोलिंग में आता है। इसके बारे में कहा जाता है कि इट रेफर्स टू कंट्रोलिंग के दौरान हम कहते हैं कि इट रेफर्स टू क्लोजिंग द एक्चुअल रिजल्ट टू द डिजायर्ड रिजल्ट। इसके बारे में कहा जाता है ना कि हमारे जो अलग अलग कार्य होते हैं हम ये देखते हैं कि हमने जो कार्य दिया था और जो कार्य हमारे स्टाफ ने किया उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, डेविएशन क्या है, क्या कोई कमी रह गई है जो हमने कार्य दिया था उसके बीच में, ये जांच करना और जांच करने के बाद जो जरूरत हो तो करेक्टिव एक्शन लेना ताकि हमारा उसका असर हमारे स्टाफ पर पड़े ताकि अगली बार वो ऐसी गलतियां ना करें। लेकिन कंट्रोलिंग करते समय भी हमारा मैनेजर का कहीं ना कहीं ध्यान इस बात पर होता है कि हमारे कंट्रोलिंग का कोई बैड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट हमारे स्टाफ पर इस प्रकार न पड़े कि हमारी संस्था को उससे नुकसान हो। कंट्रोलिंग करते समय ये ध्यान रखा जाता है कि कोई भी स्टाफ उसको पर्सनली
उसको अपने ऊपर न ले, क्योंकि हमारे कंट्रोलिंग का मकसद किसी स्टाफ पर व्यक्तिगत तौर पर निशाना नहीं होता है। हम संस्था की एक्टिविटी को सुधारने का प्रयास करते हैं और इसमें खासकर ये ध्यान रखा जाता है कि कंट्रोलिंग में किसी प्रकार की भेदभाव नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे एक डिपार्टमेंट के संस्था के 2 कर्मचारी एक जैसी गलती करते हैं तो दोनों के साथ एक बराबर व्यवहार यानी इक्विटी का प्रिंसिपल वहां लागू होना चाहिए, यानी कि वहां पर हम समता का भाव रखें। हम ये एहसास ना होने दें कि हम कहीं मतभेद या भेदभाव की स्थिति हो रही है। तो कंट्रोलिंग करते समय खास तौर पर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हम कंट्रोलिंग करें, लेकिन उसका असर जरूर देखें कि हमारी संस्था पर असर क्या पड़ रहा है और कंट्रोलिंग किस प्रकार की जाती है, ताकि हमारी संस्था में व्यवस्था जो है, हमारा सिस्टम जो है वो बना रहे। किसी भी स्टाफ को व्यक्तिगत तौर पर बुरा लगने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। कंट्रोलिंग करते समय इस बात का खास ध्यान रखा जाता है ताकि हम संस्था की क्रियाओं को आगे की तरह ले चलने और भविष्य में भी हम क्रियाओं को अच्छे तरीके से ले चलें। इस तरह हम देखते हैं कि हमारे पांचों फंक्शन में कहीं ना कहीं हमारा कोऑर्डिनेशन लागू होता है। अतः हम कंक्लूजन निष्कर्ष के रूप में कर सकते हैं, यस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट दैट कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि हमारा जो कोऑर्डिनेशन है, हमारा जो समन्वय है, वो प्रबंधन के पांचों क्रियाओं में लागू होता है।